जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 का सोशल साइंस सोशल स्टडी का वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एसएसटी की 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। 1 से 45 नंबर तक के प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से 46 नंबर के प्रश्न से हम लोग कवर करेंगे, 46 से लेकर के 60 नंबर के क्वेश्चन तक। और ये वीडियो सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों लिए है। और साथियों, यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। शुरू करते हैं साथियों हम लोग। प्रश्न संख्या 46, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग खाली स्थान के लिए करता है। इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, यही इसमें बताना है कि विविधता के बारे में। विविधता का अर्थ यहाँ पर है विविध प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषाएं, भौगोलिक क्षेत्र, इससे संबंधित है। विविधता का अर्थ यहाँ पर यह है। तो विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग खाली स्थान के लिए करता है। ए में दिया है एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। बी दिया है विद्यार्थियों के मनोरंजन। सी है अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने। डी है व्याख्यान विधि की एकर सत्ता को भंग करने। इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सही है, राइट ऑप्शन है। एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। व्याख्या इसकी हम लोग देखते हैं। विविधता के बारे में मेन यहाँ पे टॉपिक था, विविधता था और वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर इसका प्रयोग शिक्षक करता है तो। व्याख्या हम लोग देखते हैं। विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। विविधता से आशय यहाँ पर यह है कि अलग अलग प्रकार के धर्म, विविधता अर्थात अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की बोली भाषा और अलग अलग प्रकार का समाज, उनकी संस्कृति। जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, भारत में विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, भाषाएं और सभ्यताएं तथा अनेक धर्म एवं जातियाँ मिलती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन ए होगा कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? इसमें दिया है कि एक 7वीं कक्षा की 7th क्लास की सोशल साइंस की अध्यापिका है या अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर, यानी कि ग्राम सभा का जो पंचायत दफ्तर कार्यालय होता है, वहाँ के दौरे के लिए अपने विद्यार्थियों को ले जाती है। और इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं, ये इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ए में दिया है विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना। बी दिया है विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका। सी दिया है स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। डी है घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। ए में दिया है ए, बी और डी। बी में दिया है
बी, ए, बी और सी। सी में दिया है ए, सी और डी। डी में दिया है कि केवल ए सही है। व्याख्या की बात करें यहाँ पर, व्याख्या में दूसरा सही है कि ए, बी और सी सही है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना तथा स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। यह साइट पीजिट के प्रमुख लाभ हैं। इसके अंतर्गत एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। बच्चों को विषय के अतिरिक्त ज्ञान देने से उनके मौलिक तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है। बच्चों को अतिरिक्त ज्ञान देने से उनके मौलिक और तार्किक चिंतन का विकास होता है। एनसीईएफ 2005 के अनुसार बच्चों को बाह्य परिवेश से जोड़कर रखना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी सही है कि ए, बी और सी तीनों सही है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ए, बी और सी तीनों इसमें सही हैं। एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विद के क्या फ़ायदे हैं? तो इस शिक्षण विद के फ़ायदे हैं कि विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना। जब वो लोग बच्चे लोग डायरेक्ट ऑफिस में प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे तो उनको प्रत्यक्ष जानकारी जुटाएंगे और प्रत्यक्ष उनको अनुभव प्राप्त होगा। बी है विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, उनको अपने अतिरिक्त विषय की भी जानकारी होगी। और सी है स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। स्कूली जीवन और सामाजिक जीवन यानी कि बच्चों का स्कूली जीवन और समाज का जीवन उनके दोनों से संपर्क स्थापित होगा। इस प्रकार से इसका ए, बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर अर्थात महिला पुरुष संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ए में दिया है परिचर्चा, बी प्रदर्शन और डी में है व्याख्यान। सी में व्याख्यान, डी में प्रश्न विधि। इसका सही ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन सही होगा कि उस पर परिचर्चा करने पर, डिस्कशन करने पर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि परिचर्चा है। शिक्षा में जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों के ऊपर उठकर बालक और बालिका को समान शैक्षिक व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध कराना। जेंडर संवेदीकरण का अर्थ है यहाँ पे शिक्षा में जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होता है कि रूढ़िगत विचारों के ऊपर उठकर बालक और बालिका में बिना भेदभाव किए समान शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं अवसर उन लोगों को दिलाना चाहे, वो बालक हों या बालिका हों, उसमें भेदभाव किए बिना समान अवसर उपलब्ध कराना, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण प्रभाव ना हो सके। जेंडर संवेदीकरण एक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों जैसे विद्यालय, शिक्षकों, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं कक्षा का समान योगदान है। सभी के द्वारा बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाए। यानी कि इनके कहने का मतलब है सभी के द्वारा, चाहे वो समाज हो, विद्यालय हो, कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक हो, समाज का कोई भी अंग हो, उसके द्वारा बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाए। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक हैं। शिक्षक जो हैं वो परिवर्तन के प्रमुख नियामक हैं। ये विद्यालय में बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। शिक्षक जो होते हैं बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। जैसे उनका व्यवहार होता है, शिक्षक उन्हीं के अनुरूप, विद्यार्थी शिक्षकों के अनुरूप ही ढल जाते हैं आसानी से।
उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये विद्यालय के अर्थात शिक्षक विद्यालय के बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, विद्यार्थी उनका ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए परिचर्चा परिचर्चा शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? ए में दिया है विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना। बी दिया है विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत कराना। सी है विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। डी में दिया है विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ एक नज़रिए से देखना सिखाना। इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। विश्लेषण देखते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना यह रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक विद्यालय में महत्वपूर्ण सोच सिखाने के लिए कल्पना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को कुछ नया बनाने के लिए छात्रों के जानकारी का उपयोग करने के लिए नए तरीके की तलाश करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कला परियोजनाएं एक शानदार तरीका है। आलोचनात्मक सोच छात्रों को समझने के कौशल को बढ़ाती है। आलोचनात्मक सोच क्षमता आपको सभी और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न दिया था कि निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक यानी कि आलोचना करने की सोच को प्रोत्साहित करने में उपयुक्त है? तो ये विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच की प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? ए में दिया है वाद विवाद, बी दिया है परिचर्चा, सी में दिया है कार्यक्षेत्र, डी है परियोजना कार्य। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है, वाद विवाद डिबेट। वाद विवाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। वाद विवाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। वाद विवाद या बहस, वाद विवाद को बहस और अंग्रेजी में डिबेट भी बोलते हैं। तो वाद विवाद या बहस किसी विषय या चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद क्या है? किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचार वाले जो एक किसी तथ्य को सही मानते हैं और एक दूसरा किसी तथ्य को गलत मानता है। इस प्रकार से विपरीत विचारधारा वाले दो समर्थक अपना अपना तर्क
रखते हैं और दूसरों के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है कि वाद विवाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? सामाजिक विज्ञान की कोई शिक्षिका है, वह अपनी कक्षा में शैलों अर्थात पर्वतों या शैल खंडों से, पत्थरों के खंडों से की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है और निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य को सबसे अधिक महत्व रखती है? ए में दिया है पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना। बी दिया है पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ाना एवं समझाना। सी में दिया है शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना। डी दिया है विभिन्न प्रकार के शैलों को लाना तथा उनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में मदद करना। यही ऑप्शन राइट ऑप्शन है। विश्लेषण इसका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं हम लोग कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताओं से संबंधित विषय शुरू कर रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना, विभिन्न प्रकार की यानी कि कई प्रकार के शैलों को अर्थात पत्थरों को लाना और उनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना जैसी गतिविधि उसके उद्देश्य से सबसे अधिक महत्व रखती है। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान होता है। इसमें सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है या मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है या समाज की आवश्यकताओं एवं उनमें हो रहे बदलावों का विस्तृत अध्ययन कर उनको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, सही है ऑप्शन डी। यदि प्रश्न को दोबारा रिपीट करते हैं, सामाजिक विज्ञान की कोई शिक्षिका है या अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताओं के बारे में छात्रों को बताना चाहती है, शुरू करती है बताना, तो कौन सी गतिविधि सबसे अधिक महत्व रखती है? तो गतिविधि है राइट ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के शैलों को यानी कि अनेक प्रकार के शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानना तथा तुलना करना। ये ऑप्शन सही उपयुक्त प्रतीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? भारत के तटीय अर्थात तटीय क्षेत्र जितने हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए जो तटीय क्षेत्र हैं, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षिक समस्या का सामना कर सकते हैं? ए में दिया है छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, बी दिया है प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, सी दिया है छात्रों के मूल्यांकन में, डी में पाठ्यक्रम समय को पर पूरा करने में। इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा कि छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याएं इस प्रकार हैं। शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है। ये शैक्षणिक समस्याएं हैं जो राजस्थान के शिक्षक को की समस्या हो सकती है।
कुछ शैक्षणिक समस्याएं राजस्थान की इस प्रकार हैं कि शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी, स्कूल स्तर के आंकड़ों की अविश्वसनीयता, शासन गुणवत्ता में कमी और शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है कि भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 52 हम लोग देख चुके, 53 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53, पाठ्यचर्या सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? जो इस समय सामाजिक विज्ञान में बाधाएं हैं वो कौन सी हैं, इसमें पूछा जा रहा है। ए में दिया है विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं। बी दिया है अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव। सी दिया है वैधानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। इसमें ऑप्शन की बात करें, ए में दिया है ए तथा बी सही है, बी में दिया है कि ए तथा सी सही है, सी में दिया है कि बी तथा सी सही है और डी में दिया है ए बी सी तीनों सही हैं। इसके ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, सही है। ए और बी सही हैं कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान बाधाएं विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं हैं, ये ऑप्शन सही है। और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव बना रहता है, ये दोनों सही हैं। विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण हम लोग देखते हैं कि विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान बाधाएं हैं। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। सामाजिक विज्ञान को दो मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित है। यह शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है, यह समाज के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करता है। किसी समाज की शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में सबसे अधिक भूमिका उस समाज के जीवन दर्शन की होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। प्रारंभिक विद्यालय के छात्र हैं, इनके समझ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। कौन से स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए? ए में दिया है सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, संभवतः यही सही होना चाहिए। देखते हैं बी में दिया है शैल चित्र, सी है कबीर के दोहे, ए है अशोक स्तंभ। देखिए इसमें अगर बात करें तो सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पात्र सही होंगे। शैल चित्र की बात करें, कबीर के दोहे की बात करें तो ये सब प्राचीन काल के उदाहरण है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात आधुनिक भारत की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र होंगे। विश्लेषण हम लोग देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित हैं। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है।
सेलुलर जेल सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था। इस जेल का इस्तेमाल भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी किसे कहा जाता है? अक्सर हम लोग काला पानी सुने होंगे लोगों को बोलते हुए कि काला पानी भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। तो काला पानी जो है सेलुलर जेल को कहा जाता है। अंग्रेज लोग जिन कैदियों को निर्वासन की सजा देते थे उन्हें अक्सर सेलुलर जेल में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वहाँ पे भेज देते थे और इसी जेल को, सेलुलर जेल को, काला पानी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा को उल्लिखित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 55 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग जो परियोजना विधि का प्रयोग करते हैं उसका उपयोग क्या है? ए में दिया है विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना। बी दिया है सामाजिक विज्ञान शिक्षा कक्षा में शिक्षण समय बचाना। सी दिया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का भार कम करना। डी दिया है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। यही राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। व्याख्या हम लोग देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना है। सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान निम्न है। परियोजना विधि का योगदान निम्नलिखित है। या पहला है स्वनिर्देशित गतिविधि के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है। दूसरा व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। परियोजना विधि शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। परियोजना विधि सीखने वाले को खोजकर्ता में बदल देता है। वास्तविक जीवन के साथ सीखने से संबंधित है। परियोजना विधि अमूर्त और मूर्त वैज्ञानिक कौशल विकसित करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। परियोजना विधि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ए में दिया है स्मरण रिकॉल, बी में दिया है मूल्यांकन, सी में है विश्लेषण और डी में है सृजन। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है स्मरण। स्मरण ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। संविधान की मुख्य विशेषता स्मरण। व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्मरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। स्मरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है और यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। स्मरण याद करना। स्मरण अर्थात याद करना। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। मनोविज्ञान में अतीत से जानकारी या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य, जबकि सूचना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट संकेत की कमी होती है। स्मरण करने की महत्वपूर्ण विधियां हैं।
स्मरण करने की कई विधियां हैं। खंड विधि है, प्रगतिशील विधि है, क्रिया विधि है, पूर्ण विधि है, मिश्रित विधि है। इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो स्मरण है। स्मरण ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है और यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? कौन सी ऐसी कार्यनीति है जो समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? ए में दिया है डिबेट, वाद विवाद। बी दिया है सेमिनार प्रस्तुति। सी है सत्रांत परीक्षा। डी में है कक्षा में चर्चा। सी की ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन है। सत्रांत परीक्षा कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। व्याख्या हम लोग देखते हैं तो सत्रांत परीक्षा कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, जबकि वाद विवाद, सेमिनार प्रस्तुति, कक्षा में चर्चा जैसी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा है। किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखना और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया जाता है। आकलन के द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? ए है दिया है या विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। या विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। बी में दिया है मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण गतिविधि प्रक्रिया के साथ समाकलित है। डी दिया है या विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है। डी दिया है यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है या विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। व्याख्या इसकी देखें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की यहाँ बात कर रहा है कि कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। व्याख्या हम लोग इसकी देखते हैं तो सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यह सही नहीं है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है और यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। ये सभी सही हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही है कि निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। नहीं जरूर देखिएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की पूर्ति करता है या सही नहीं है, इसलिए नहीं पूछ रहा है तो ये सही होगा।
कि यह केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, जबकि अगर यहाँ पे कौन सा सही है पूछता तो इसमें सही हो जाता ये तीनों ऑप्शन की सतत और व्यापक मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित है और यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है और यह अध्यापकों के समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है। यानी कि लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका है, वह लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न पूछती है, वह किस प्रकार का आकलन कर रही है। ए में दिया है पूर्व अवधारणा का आकलन, बी में दिया है योगात्मक आकलन, डी है नैदानिक आकलन और डी है रचनात्मक आकलन। इसमें ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि पूर्व अवधारणा का आकलन, अर्थात लोकतंत्र विषय शुरू करने से पहले ही वह जांचना चाहती है कि पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है प्रश्न के माध्यम से। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वह पूर्व अवधारणा का आकलन करना चाहती है। सीखने के आकलन का अभ्यास शिक्षकों द्वारा उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार और सीखने में वृद्धि करना है। यह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही है कि पूर्व अवधारणा का आकलन करने के लिए वह किसी विषय को शुरू करने से पहले प्रश्न पूछती है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो खाली स्थान होना चाहिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए। ए में दिया है उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। बी में दिया है विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। सी में दिया है विद्यार्थियों के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में दिया है केवल ए और बी सही है। बी में दिया है केवल बी और सी सही है। सी में दिया है केवल ए और सी सही है। डी में दिया है ए बी और सी सही है। विश्लेषण की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि ए बी और सी तीनों सही है। व्याख्या इसकी देखते हैं हम लोग। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए और विद्यार्थी की एक लंबे समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिनमें विद्यार्थी की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थियों की उपलब्धि और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। अर्थात पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों की उपलब्धि क्या है, उनका अचीवमेंट क्या है और उनकी कमियां क्या हैं, त्रुटियां क्या हैं, ये पोर्टफोलियो में रखा जाता है। इसका रिकॉर्ड पोर्टफोलियो विद्यार्थी की क्षमता, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चे की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी में ए बी सी तीनों दिया है तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए,
तो पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, ए ऑप्शन भी सही है। और पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए, ये भी सही है। और विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए, ये भी सही है। इस प्रकार से ए बी सी तीनों सही है। जो डी ऑप्शन में दिया गया है कि ए बी सी तीनों सही है, इस प्रकार से ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ साथियों, ये वीडियो यहीं तक। आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, टेक केयर।